गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 25th मीटिंग के ऊपर हम आ गए हैं और लास्ट टाइम हमने 2 पेजेस पढ़े थे। मुख्यतः ये जो 2 धाराएं हैं, एक प्राण योगा की और दूसरी जो है वो मनोयोग, इसके ऊपर ये पूरा पेपर है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम प्राण योग तो बहुत सालों से करते आए हैं, क्योंकि हमारा जो प्राण योग है उसके अंदर हम 3 स्टेप रिफाइनिंग वगैरह जो करते हैं वो सब हमारा प्राण योग है। और मनोयोग के ऊपर अभी हमने खास काम चालू किया नहीं है, तो तावरिया जी यहाँ मनोयोग इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई हम थोड़ा मन के ऊपर भी काम करें। मनोयोग जो है वो मन रिलेटेड है। अब प्राण योगा में क्या है कि हम जानते हैं कि ये सब स्टेनियस एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है लंबे समय तक, और प्राण को शुद्ध करना पड़ता है। क्योंकि देखो, प्राण शुद्ध है तो मन शुद्ध है, मन शुद्ध है तो प्राण शुद्ध है। अब मन को शुद्ध करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मन कुछ दिखाई नहीं देता है, और मन की जो कुछ एक्सरसाइज या जो भी कुछ करना है वो बहुत सटल है, उसको करना मुश्किल है क्योंकि उसमें मन से करना पड़ता है। प्राण योगा थोड़ा आसान इसलिए है कि उसके अंदर फिजिकली हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो हम रिफाइनिंग करते, 3 स्टेप करते, जो भी करते हैं वो हम शरीर द्वारा करते। मन योग के अंदर सीधे सीधा मन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो शरीर तो स्थूल है, इसलिए शरीर की क्रिया हम आसानी से कर सकते हैं। मन की क्रिया जो है वो इतनी आसान नहीं है, इसलिए मनोयोग जो है वो डिफ़िकल्ट है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर पहले प्राण योग की क्रिया ही कराने की परंपरा है, जिसको लास्ट टाइम मैंने बताया था, जिसको हठ योग कहते हैं। और उसके बाद में हठ योग जब एक स्टेज के ऊपर व्यक्ति पहुंच जाती है, हठ योग में प्राण इसका कुछ शुद्ध हो जाता है, जिसको हठ योग के अंदर नाड़ी शुद्धि कहते हैं। तो नाड़ी शुद्धि हो जाती है, उसके बाद में अगर हम मनोयोग करते हैं तो आसान पड़ता है, क्योंकि तब तक में हमारा जो है वो बीइंग भी थोड़ा इवॉल्व हो चुका होता है। तो मन की थोड़ी जो ये सब क्रियाएं, मन के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको धीरे धीरे वो समझने का उसका चालू हो जाता है। तो इसीलिए प्राण योगा जो है वो आसान है प्रमाण में, और सबसे पहले उसका ही अभ्यास करना पड़ता है। मनोयोग के अंदर जो है वो खास करके सेल्फ ऑब्जर्वेशन या वॉचफुलनेस, अवेयरनेस, इन सब को मेंटेन करना पड़ता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते करते फिर अवेयरनेस जो आती है अंदर, उसको पकड़ के रखना पड़ता है। अगर ये टूट जाती है, अवेयरनेस टूट जाती है, तो फिर ये मनोयोग जो है वो आगे बढ़ नहीं पाता है। इसमें अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है। पर हम जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है योगा, ये प्राण योग की, कि प्राण योग के द्वारा धीरे धीरे करके हम अपने आप में मन योग के ऊपर पहुंच जाए। इस तरह हमारा ये जो है एटीट्यूड इसके अंदर इस तरह का होता है। अब प्राण योग, कई लोग जो है प्राण योग को अवॉइड करके सीधे मनोयोग, ध्यान वगैरह करने का प्रयत्न करते हैं, पर वो सफल नहीं होते हैं। क्योंकि मैं अभी जैसे हमने बात की है, इस तरह मन इतना सूक्ष्म है कि उसके ऊपर आप काम करना, जब तक आपका प्राण शुद्ध नहीं है तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है मन के ऊपर या मनोयोग जो है वो सीधे सीधे नहीं करना चाहिए। पर कई लोगों को कुछ जैसे कहते हैं ना कि भाई ये इसकी थोड़ी, भाई साहब आपका म्यूट कर दीजिए कंचन। Yes, sorry. तो ये जो है कई लोग उसको जो है वो शॉर्टकट जाना पसंद करते हैं, इसलिए मनोयोग के ऊपर चले जाते हैं और प्राण योग को अवॉइड करते हैं। पर ये जो है वो सही में ये नहीं है, इससे कुछ आगे जाके कुछ नहीं होता है। खास करके जो आलसी मन है, जिसको अंदर
कुछ करना नहीं चाहते, ऐसे आलसी मन जो है वो ध्यान का और सरल रास्ता पकड़ लेते हैं। और इसलिए और कई बार क्या करते हैं हम कि जो हमें सुटेबल होता है ना उसके लिए हम ऐसे फिर कोटेशन या किताबों में से ऐसे कुछ सेंटेंसेस ढूंढ लेते हैं और बताते हैं कि नहीं ये हम कर रहे हैं वही सही है। जैसे कि ज़ेन के अंदर जो ज़ेन परंपरा है जापानीज के अंदर, उसके अंदर एक इस तरह का एक बात आती है कि सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग स्प्रिंग कम्स ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। तो ये जो बात जो है वो जिसको कुछ करना नहीं है इनके लिए बहुत आसान हो जाती है। वो लोग बार बार दोहराते रहते हैं कि भाई सिटिंग साइलेंटली, शांति से बैठ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह बसंत आती है तो घास किस तरह अपने आप में उग जाता है, इस तरह आप धीरे धीरे करके ध्यान में जाओ तो ध्यान के अंदर से फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये एक कहने कहलाने की बात होती है, हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हम जानते हैं कि एक किसान होता है वो भी जानता है कि उसको उसके खेत को उसे साफ सुथरा रखना पड़ता है, जो बीज वगैरह निकलते हैं उसको बार बार साफ करना पड़ता है, तब जाके कुछ फसल अच्छी उगती है और उसको कुछ क्रॉप धान्य वगैरह मिलता है। तो स्थूल लेवल पर भी ये संभव नहीं है कि बैठे बैठे रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये कोई मन के अंदर भी इसके बारे में भी अगर हम ये ऐसा सोचते हैं तो ये हमारा गलत एटीट्यूड है। इसीलिए हाँ, ये कर सकते हैं कि हम प्राण योग के साथ में मनोयोग को धीरे धीरे करके जोड़ के काम चालू कर सकते हैं, पर वो डायरेक्ट मनोयोग कर लो और प्राण योग की जरूरत नहीं है, ये तो ना समझी है। असल में इससे जो है वो एक एस्केपिज्म का एक इसके अंदर एटीट्यूड है। तो लास्ट टाइम ये सब चीज़ें हमने देखी थी मान योग और प्राण योग के बारे में। जैसे शॉर्ट में ये तावड़िया जी 119 पेज के ऊपर बताते हैं कि सो ए इज माइंड योगा एंड बी इज प्राण योगा। द फॉर्मर स्ट्रेसेस द observation and cultivation of the self mind, and this requires no ritual or yogic preparation. And B, here is a series of vigorous and complex yoga exercises performed. तो ये यहाँ बताते हैं एक फॉर्मर जो है मतलब कि माइंड योगा है, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन और कल्टीवेशन होता है, और मनोयोग के अंदर जो ये मनोयोग के अंदर ऑब्जर्वेशन और कल्टीवेशन का होता है, और प्राण योग के अंदर जो है वो विगरस एक्सरसाइजेस हमें करनी पड़ती है। अब 119 पर जो यहाँ से ये बाद में 3 कोटेशन देखे थे हमने, उसके बाद में जो नीचे है वहाँ से बाकी था, तो आज यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। थोड़ा लंबा है, देखते हैं आज ख़त्म होता है नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम आगे देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, हैव यू नाउ रियलाइज द पर्पज ऑफ ऑल दैट आई हैव सेड? द प्रैक्टिस ऑफ माइंड योगा इज बेटर suited टू यू ऑल than the vigorous practices of prana yoga. Nevertheless, we shall examine both the practices. अब यहाँ जो उनके सामने जो ग्रुप बैठा होता होगा उसके संदर्भ में वो कहते हैं कि आप लोगों को माइंड योग ज़्यादा सूट करेगा, पर हम जो है प्राण योग के बारे में भी समझेंगे और माइंड योग के बारे में भी समझेंगे। नॉर्मल कोर्स में तो वो प्राण योग के ऊपर ही पूरा उनका स्ट्रेस रहा है, और जो है वो हम जानते हैं कि हमें शुरू से ही ये सब प्राण की एक्सरसाइज ही करा करते हैं, माइंड की बहुत कम बात करते हैं, पर यहाँ थोड़ा उन्होंने माइंड के ऊपर जाने की भी बात की है। द ऑर्डिनरी माइंड ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन इज कैपेबल ऑफ माइंड योगा प्रैक्टिसेस to be able to enter the all-knowing state of the universal divine mind flowing through an individual as self-mind and flowing free from all processes of the brain computer 3B. अब यहाँ फिर से कहते हैं कि भाई कोई सामान्य व्यक्ति है वो भी ये माइंड योगा का अभ्यास कर सकता है, और धीरे धीरे करके वो
जो ऑल नोइंग का स्टेट है, क्योंकि यूडीएम जो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, उसका जो स्टेट है वो ऑल नोइंग का है। और जब वो हमारे अंदर आता है और सेल्फ माइंड बनता है तो हमारे अंदर ऑल नोइंग का स्टेट बन सकता है। हालांकि ये 3B है तो हम जानते हैं कि भाई यात्रा कितनी लंबी है 3B तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पहले तो जो 2482 की रेशियो वाला व्यक्ति जो है IESM केंद्रों में, उसको अभी 5221 के ऊपर पहुंचना है। उसमें सालों या कई बार तो 2-4 जिंदगी या कम ज़्यादा लग जाता है 5221 तक पहुंचने में ही। और फिर 5221 को एस्टेब्लिश करना पड़ता है, तब 3A का स्टेज बनता है और उसके बाद में 3B का। तो शायद यहाँ चाहे क्या हो ऑर्डिनरी पर्सन का, पर कितने जन्म लग जाते हैं 3B के स्टेज तक पहुँचने। पर कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति भी इन शॉर्ट वहाँ तक पहुँच तो सकता है। वो पहले प्राणी योग की क्रिया करते 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 धीरे धीरे करके ये माइंड योग के स्टेज के ऊपर आ सकता है। तो वो चीज़ ज़रूरी है, पहले हम प्राणी योग का अभ्यास करें और धीरे धीरे करके माइंड योग के ऊपर 3B के स्टेज के ऊपर पहुंच जाए। दिस स्टेट इज कॉल्ड अवेयरनेस विदाउट कंटेंट, whilst the other state is awareness with content, where the brain processes and the flowing self mind are involved into making thought pictures. अब जो है ये जो 3B के अंदर जो स्थिति बनेगी वो कितनी ऊंची है कि उसके अंदर अवेयरनेस तो रहती है, पूरी अवेयरनेस रहती है। क्योंकि जो हमारे अंदर अवेयरनेस आती है वो तो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड से ही आती है। अब ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड ही खुद प्रेजेंट है और जो इंडिविजुअल माइंड है वो थोड़ा सीज हो चुका है, तो उस दरम्यान तो फुल अवेयरनेस जो यूडीएम की अवेयरनेस है वही हमारे अंदर पूरी प्रिवेल रहेगी। इसीलिए उसको अवेयरनेस विदाउट कंटेंट कहते हैं। कंटेंट माने कोई उसका विषय नहीं है, अवेयरनेस तो है पर कोई पर्टिकुलर विषय को लेके अवेयरनेस नहीं है। जबकि दूसरी जो स्थिति होती है जिसके अंदर ब्रेन प्रोसेस चालू है और माइंड जो इन्वॉल्व भी होता है, ऐसी स्थिति के अंदर ये जो है कंटेंट नहीं होता है, उसके अंदर कंटेंट होता है, अवेयरनेस विद द कंटेंट वो होती है। और 3B के स्टेज के अंदर अवेयरनेस विदाउट कंटेंट होती है। तो मतलब 3A के स्टेज तक हम कहें तो अवेयरनेस विद कंटेंट है और 3B के अंदर अवेयरनेस विदाउट कंटेंट है, प्योर अवेयरनेस है। वहाँ कोई विचार नहीं है और कुछ नहीं है, और वो अवेयरनेस द्वारा वो व्यक्ति सब कुछ जान सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। उसे यहाँ कोई इंद्रिय की भी ज़रूरत नहीं है और इंद्रिय के विषय की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं है। तो वो डायरेक्ट उसका परसेप्शन होता है, वो डायरेक्ट सुन सकता है, समझ सकता है। इसको अवेयरनेस विदाउट कंटेंट कहते हैं। दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस has to be clearly understood, and for that purpose I have been repeating endlessly these thoughts. अब ये जो कह रहे हैं बार बार इस चीज़ का, वो उसका कहने का उनका मतलब ये है कि 3B का स्टेज एक बिल्कुल अलग है जहाँ थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, और बाकी के सभी जो स्टेजेस है उसके अंदर हमेशा थिंकिंग प्रोसेस, चाहे जैसे भी अच्छी कहो या उच्च कोटि की कहो, कुछ भी कहो, फिर भी थिंकिंग प्रोसेस तो है ही। जबकि ये जो 3B के स्टेज ऐसा है, इसके अंदर ये नहीं है। तो ये डिफरेंस हमें समझना है और ये डिफरेंस को वो बार बार हाईलाइट करते रहते हैं। अदरवाइज ओनली ए सीरीज ऑफ थॉट पिक्चर्स विल कीप फ्लोइंग। तो अगर इन्वॉल्वमेंट है ये यूडीएम का ब्रेन के साथ में और थिंकिंग प्रोसेस चालू है, तो सीरीज ऑफ पिक्चर्स फिर बनते रहेंगे। द नेचुरल स्टेट ऑफ ब्रेन प्रोसेस इज सीजलेसली फ्लोइंग ऑल द टाइम। अब ये तो हम जानते हैं, हमारा अनुभव है कि भाई हमारा जो दिमाग है वो 24 घंटों काम करता रहता है सीजलेसली। वो रात को भी कुछ न कुछ अंदर चालू रहता है और स्वप्न वगैरह आते रहते हैं। तो ब्रेन की प्रक्रिया जो है वो 24 घंटों चालू रहती है। वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक ये चालू रहती है तो अंदर फिर व्यक्ति जा नहीं पाती है, उसको कम करना पड़ता है, एक पॉइंट के ऊपर उसको टेम्पररीली स्टॉप भी करना पड़ता है।
पर ये होता नहीं है। हम इसीलिए तो ये मैं कहता हूँ कि भाई ये माइंड योगा हम मानते इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये जो प्रक्रिया जो है ब्रेन की प्रोसेस को, इसको रोकना, इसको डाइवर्ट करना, ये कुछ इतना आसान नहीं है। अगर सालों तक हमने सालों तक ये प्राण योगा का अभ्यास नहीं किया है तो मुश्किल है इस तरह का स्टेट के ऊपर जाने का। So all the time practice and make part of your life the 3-step rhythmic breathing, which will be a great help to you all in achieving mind yoga। तो यहाँ देखो बहुत सुंदर बात करते हैं कि भाई यो माइंड योगा के ऊपर जाने से पहले 3 स्टेप को थोड़ा अचीव कर लो, उसके ऊपर काम करो। और 3 स्टेप अगर हमारा अच्छी तरह होता है, अगर 3 स्टेप में हम गहराई में जाते हैं तो माइंड योगा जो है वो आसान हो जाएगा और माइंड योग को भी आप प्राप्त कर पाओगे। तो ये तावरिया जी ने एक ऐसी की दी है। देखो 3 स्टेप ऐसा है कि जिसका हमें प्राण योग के अंदर भी मदद इसके मिलती है और मनोयोग के अंदर भी मदद मिलती है। एक ऐसा ही शायद ही कोई प्रैक्टिस होगी कि जो दोनों के अंदर काम आती है, और वो है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग, क्योंकि वो प्राण की भी क्रिया है। श्वास के द्वारा हम प्राण के ऊपर काम करते हैं, श्वास में रिदम लाते हैं, उसके साथ में प्राण में रिदम लाते हैं। और जब प्राण में रिदम आ जाती है तो फिर मन के अंदर फिर रिदम आ सकती है, मन के अंदर भी फिर रिदम का काम करना चालू हो जाता है। इसीलिए ये जो है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग खास करना जरूरी है। तो हमारे लिए तो और आसान है कि 3 स्टेप अगर हम करते हैं तो बहुत जल्दी हम मनोयोग के अंदर भी, माइंड योगा के अंदर भी एंटर हो पाएंगे। Actually what happens is that the innumerable doors or walls of section 3A or B keep opening at random constantly, and thus thought form making process is continuous without ever stopping even in sleep. When outside incoming impulses were to stop, which does not, the memory patterns would on their own continue to create thought forms. This is like the continuous movement of the second hand of a clock or watch, but this is the natural state of the brain or human or subhuman species। अब यहाँ जो समझने की बात ये है कि ये क्यों हमारे अंदर ये इतने सारे विचार आते हैं या पिक्चर्स चलते रहते हैं। तो उसका कारण हम जानते हैं कि भाई हमारा जो ब्रेन का पिछले का हिस्सा है, जिसको 3A और 3B कहते हैं, जिसको मेमोरी पूल तावरिया जी कहते हैं। तो मेमोरी पूल जो है वहाँ बहुत सारे डोर्स और वाल्स, जिसको कहते हैं, छोटे छोटे वाल्स है, जैसे होल होते हैं एकदम छोटे। और इसका पिक्चर आप डायग्राम में भी देख पाओगे। और वहीं से जो मेमोरी अंदर पड़ी है वो बाहर निकलती रहती है, हमेशा नियमित रूप से बाहर निकलती रहती है, पर वो एट रैंडम निकलती है, मतलब बिना क्रम में निकलती है। तो कभी ये निकला, कभी वो निकला। और इसीलिए हमारे विचारों के अंदर भी अगर हम हमारे विचार को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा विचारों के अंदर कोई सातत्य नहीं होगा। एक विचार आया कोई एक सब्जेक्ट का, उसके बाद में तुरंत दूसरा सब्जेक्ट का विचार आया, फिर तीसरा, जैसे कि बिना क्रम के हमारे किस तरह विचार चलते हैं। तो वो उसका एक मेन कारण ये है कि ये जो मेमोरी अंदर जो पड़ी है 3A के अंदर, वो निकलती रहती है। और इसी तरह जो ये है पिक्चर बनते रहते हैं। अब दूसरा जो ये जो कहते हैं कि भाई ये स्लीप के अंदर भी ये चालू रहता है, क्योंकि स्लीप के अंदर चाहे इनकमिंग इम्पल्स जो है वो अंदर ये नहीं होता है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, पर उसके दौरान भी जब हम नींद में होते हैं तब भी हमारे अंदर ये जो है वो वाल के द्वारा मेमोरी निकलती रहती है। और इसीलिए हम सपना आते हैं, और सपना भी हम देखेंगे तो बिना क्रम के होंगे। सपना में कभी एक चीज़ हुई
और वो ख़त्म नहीं हुई, उससे पहले दूसरी कुछ एक अजीब सी चीज़ बन गई, उसके बाद में तीसरी। जैसे आप चल रहे हैं तो ये फिर ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हैं, अब उड़ते उड़ते फिर लगे कि भाई आप नीचे फिर से गिर रहे हैं। तो इस तरह का जो ये है वो कोई सीक्वेंस नहीं होता है, उसके अंदर कोई क्रम नहीं होता है। इस तरह का हमारे अंदर स्वप्न चलते रहते हैं, और उसका कारण यही है कि जो डोर और वाल जो होते हैं उसके अंदर से एट रैंडम मेमोरी कोई भी निकलती रहती है, और ये जो है वो कंटिन्यू थॉट फॉर्म बनाती रहती है। और उसको जैसे कि ये गड्डी के अंदर सेकंड हैंड वो किस तरह चल रहा है, उसका जो कांटा होता है वो किस तरह चल रहा है, इस तरह ये जो हमारे अंदर जो ब्रेन की नेचुरल प्रोसेस जो है जिसके अंदर ये विचारों का बनना हमेशा चालू रहता है, तो ये इस तरह घड़ी में किस तरह चल रहा है इसी तरह का एक स्थिति अंदर बनती है। If the brain processes thus wish to work automatically and non-stop, let them work. Into bracket, do not attempt to stop them, for it is not possible. But without the involvement of the flowing universal divine mind, flowing as self-mind in an individual. तो अभी देखो यहाँ एक क्लियर बात बहुत कह रहा है कि कई लोग विचारों को अटकाने का प्रयत्न करते हैं, रोकने का प्रयत्न करते हैं, विचारों के ऊपर कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो वो संभवित भी नहीं है, पर उसको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसलिए ये कहते हैं कि अगर विचार ऑटोमेटिकली आ रहा है तो आने दो, कोई चिंता की बात नहीं, न उसको स्टॉप करने का प्रयत्न करो, क्योंकि वो स्टॉप तो होंगे भी नहीं। अगर हम प्रयत्न करें कि विचारों को रोक दे, तो ये कोई श्वास तो है नहीं। श्वास को चलो हमने रोक दिया कि भाई 5 सेकंड 10 सेकंड श्वास को रोकना है तो रोक सकते हैं, पर विचारों को कैसे रोकेंगे? उसकी तो कोई ऐसी चाबी तो है नहीं कि ये किया और विचार रुक गए, तो वो संभवित नहीं है। वो कहते हैं कि दूसरा काम करना है। हमें क्या करना है कि विचारों को आने दो, पर उसके साथ में इन्वॉल्व मत हो। जो ये यूडीएम यूनिवर्सल डिवाइन माइंड अंदर आता है और जो सेल्फ माइंड हमारा बनता है, बस एक ही काम करना है हमें। तो विचार आ रहा है तो ठीक है, विचारों को क्यों रोकने की जरूरत है? खाली जो इन्वॉल्वमेंट है, जो यूडीएम जो ब्रेन प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, वही तो जिसको हम कहें ना, वही तो ओरिजिनल सीन है। वो सबसे पुराने जो गड़बड़ जो है वो यही है कि ये जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड आया और ब्रेन प्रोसेस के साथ में चिपक गया, इन्वॉल्व हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया। तो अगर ये कोई कर सकता है कि भाई यूडीएम को उसके साथ ये थिंकिंग प्रोसेस के साथ मिक्सअप नहीं होने देता है, तो इतना करना काफ़ी नहीं है, पर ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर इतना हम कर सकते हैं तो वही हमें करना है। सो व्हाट विल नाउ हैपन? नो complete brain process will take place. It can and does happen that only half the process would take place. That is, the incoming impulse will enter through the five senses and rush up to the taluka and meet the identical memory pattern and create recognition. Refer notes of 24th meeting. That is, thought picture in negative is formed on recognition. कैमरा जिस तरह कैमरा में होता है इस तरह। तो यहाँ क्या कहते हैं कि देखो हमें क्या करना है कि जो पहली बात ये कही कि विचारों के साथ में इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा कि ऐसा करने से क्या होता है कि भाई विचार की पूर्ण प्रक्रिया बनती नहीं है, वो आधी प्रक्रिया बनेगी। जो कुछ हम करेंगे कि इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है, यूडीएम आया और एक और ब्रेन प्रोसेस चल रही है और एक और यूडीएम खड़ा है वहीं के वहीं, तो क्या होगा कि ब्रेन प्रोसेस में अभी पूरी कंप्लीट नहीं होगी। ब्रेन प्रोसेस कंप्लीट कब होती है? कि जब विचार बनता है। और हमने देखा कि विचार बनने से पहले क्या होता है, उसका दो रूप होता है, एक नेगेटिव जिस तरह कैमरा में बनती है, और बाद में वही नेगेटिव को डेवलप करके पॉजिटिव बनाया जाता है, जैसे फोटो होता है इसमें। तो वही चीज़ हमारे अंदर भी काम करती है। तो नॉर्मल कोर्स के अंदर क्या होता है कि भाई
एक इम्पल्स 5 इंद्रियों से हमारे अंदर आया, ब्रेन के अंदर थैलेमस से अंदर गया, और वहाँ जो आइडेंटिकल मेमोरीज है उसमें से कोई मेमोरी उसको मिलने आई उसके मुताबिक की, और फिर एक विचार बन जाता है, और वहाँ एक रिकग्नाइजेशन की क्रिया बनती है, पहचान की क्रिया बनती है। तो पहले स्टेज में क्या होता है कि पहचान की क्रिया बनती है, और दूसरा स्टेज में यही चीज़ जब आगे जाके कंप्यूटर 1 या जिसको सेक्शन 1 कहते हैं, वहाँ जाके वो रजिस्टर्ड होती है, तब वो फिर वो पॉजिटिव बनती है, वहाँ जाके वो पूरा थॉट बनता है। तो 2 प्रक्रिया इसके अंदर इन्वॉल्व होनी जरूरी है। पहली जो प्रक्रिया है जो नेगेटिव बनती है, और जिसको यहाँ एक पहचान के रूप में बताया कि भाई जैसे कि हम कोई नेगेटिव देखते हैं कोई फिल्म की, तो उसके अंदर इतना देख सकते हैं कि ये कोई व्यक्ति है या पशु है या प्राणी है, किसका ये नेगेटिव है वो इतना देख सकते हैं, पर क्लियर इसका पिक्चर मतलब कि इसका मुख या इसका वो व्यक्ति कौन है वो हम देख नहीं सकते। नेगेटिव के अंदर जो पुरानी नेगेटिव आपने देखी होगी तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि भाई ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कार खड़ी है, ये है वो है, पर क्या है एग्जैक्टली वो दिखाई नहीं देता। जब उसको डेवलप करते हैं और जब पॉजिटिव पिक्चर बनती है तभी फिर वो पता चलता है। तो यहाँ भी ब्रेन प्रोसेस में यही सेम होता है कि यहाँ इतना हुआ कि आइडेंटिकल मेमोरी और इनकमिंग इम्पल्स मिल गए तो नेगेटिव बन गई। अब वो आगे जाके जो उसको पूरी पिक्चर बननी है, पर क्योंकि यूडीएम अगर यहाँ है और वो अनइन्वॉल्व की स्थिति के अंदर है तो फिर ये पूरी प्रोसेस बनती नहीं है। अभी आगे ये क्या कहते हैं इसके बारे में देखो। डू यू रियलाइज दैट व्हेन यू सी अ फॉर्म, हियर ए साउंड, टच, क्योंकि पूरा कंप्लीट पिक्चर तो कब कहलाएगा कि भाई वो आगे आएगा और रजिस्ट्रेशन एरिया में वो रजिस्टर होगा, तो क्या होगा वहाँ फिर हमारी जो भाषा जो है वो विचार हमारे भाषा में बनेगा। जब तक इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न दोनों इकट्ठे हुए वहाँ अब विचार नहीं बना है, वहाँ कोई भाषा नहीं है। तो हम जिस चीज़ को देख रहे हैं तो एक्चुअल वो अभी वो हमारे भाषा के अंदर नहीं आया। मतलब कि हम जिस तरह एक चीज़ को देखते हैं और मन के अंदर एक हम बोलते हैं ना, कहाँ ये तो ये चीज़ है या ये व्यक्ति है, तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया और इसीलिए अब हम हमारी भाषा का यहाँ उपयोग कर सकते हैं। उसके पहले की स्थिति है, मतलब कि जहाँ तक नेगेटिव बनी वहाँ तक की स्थिति के अंदर भाषा है नहीं। जब वो फ्रंट के अंदर आएगा और फिर हमारी जो लैंग्वेज है वहाँ भी मिक्स होगी, तो हमारा जो शब्द के अंदर जिसको विचार कहते हैं ना, सशब्द विचार अभी बना। तो ये 2 प्रक्रिया कंप्लीट होती है तभी ये पूरा विचार कंप्लीट बनता है। इसलिए वो आगे कहते हैं कि एट दिस स्टेज इट इज पॉसिबल फॉर दिस नेगेटिव टू बी डिस्ट्रॉयड और टू डिसइंटीग्रेट, बट शुड the second half of the process of thought form making take place in the brain computer section 1, the registration area, then the thought picture is developed and becomes one's memory pattern. To destroy a memory pattern is most difficult. तो यहाँ एक शक्यता क्या है, संभावना क्या है कि जहाँ तक नेगेटिव ही है अभी तक पॉजिटिव नहीं बनी है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कि भाई एक विचार अभी बन रहा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कई बार ऐसा हमको लगता है कि भाई ये विचार आ रहा है, ये हमारे अनुभव में भी ऐसा होता है कि भाई ये विचार हमें आया, पर वो विचार अभी कंप्लीट बना नहीं है। तो वो विचार कंप्लीट बनने से पहले अगर हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो हो सकता है, पर एक बार वो विचार बन गया और उसकी मेमोरी पैटर्न बन गई, उसके बाद में फिर उसका नाश करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये मन योग के अंदर ये सारी चीज़ आती है। ये कोई हमें समझाता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि भाई ब्रेन के अंदर ऐसी ऐसी प्रोसेस होती है और कहाँ काम करना चाहिए, तब आपका मनोयोग होगा। मनोयोग के अंदर लोग बैठ जाते हैं आंख बंद करके, या तो छोटा मोटा सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं या और कुछ करते हैं पर ये सारी प्रोसेस हमें अंदर
समझ में आनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा होता है। पहले नेगेटिव बनती है, फिर पूरा विचार बनता है। तो इस तरह ये अगर हम इसका साइंस जानते हैं, उसकी मेथड जानते हैं, तो मनोयोग हो सकता है ना। ऐसे कैसे मनोयोग हो जाएगा? हाउ कुड वी disintegrate the negative? On recognition, one must pause as we have noted in our earlier notes. तो हमने देखा कि शुरुआत की मीटिंगों से ही तावरिया जी ने पोज की बात कही थी। पहली मीटिंग के अंदर ही पोज हमने देखा था कि पोज की टेक्निक करने के लिए, और बात की बहुत सारी मीटिंगों के अंदर पोज की बात उन्होंने की थी। तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर अगर हम पोज कर सकते हैं, मतलब कि अब नेगेटिव बनी, मतलब कि अब हमें लगता है कि अंदर कुछ, जैसे कि भाई एक कभी कभार गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आया नहीं है पर हमें पता चल जाता कि देखो अभी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने की तैयारी में है। इसी तरह विचार के बारे में भी कुछ विचार जो है वो अभी आ रहे हैं, आने की तैयारी में। तो वहाँ अगर हम पोज कर देते हैं, उसको विचार बनने नहीं देते हैं, या जो इमोशंस है उसको निकलने नहीं देते हैं, वहाँ रोकते हैं, तो वहाँ काम हो सकता है। और वो पॉइंट के ऊपर ही काम करना चाहिए। उसके बाद में अगर वो आगे चला गया तो फिर विचार बन जाएगा। और ये सारी प्रक्रिया इतनी स्पीड से होती है, ये तो हम आराम से अभी बात कर रहे हैं, पर वो तो आँख के पलक से भी स्पीड में ये तो चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए ये सारी चीज़ों के लिए, तब जाके हम इस तरह का काम कर सकते हैं। अब उसकी मेथड बताते हैं कि अगर इसको डिस्ट्रॉय करना है तो क्या करना चाहिए। टेक ए डीप ब्रेथ एंड ब्लो आउट थ्रू द माउथ फोर्सफुली। द टाइम टेकन इज इनफ टू डिस्ट्रॉय the negative picture which will fuse and blur. This is to be done only in case of strong incoming impulse which may upset as emotionally or intellectually. In most cases, more non-attention is enough to blur and fuse the negative. अब यहाँ टेक्निक में क्या कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा हैवी इमोशंस आ रहा है और वो फिर हमें आइडेंटिफाई इन्वॉल्व कर लेगा, खींच के ले जाएगा, या कोई गलत विचार, कोई स्ट्रॉन्ग गलत विचार आ रहा है और वो हमें खींच के आगे ले जाएगा और उसके द्वारा बहुत सारे गलत विचार की सीरीज चालू हो जाएगी। तो उस दौरान हमें क्या करना है, एक गहरी सांस लेनी है और जोर से मुंह से हमें उसको बाहर फेंकना है, ब्लो करना है। जिस तरह जो लोग रिफाइनिंग करते हैं तो जानते हैं, फोर्थ एक्सरसाइज हम इसी तरह करते हैं। हालांकि फोर्थ एक्सरसाइज में हम श्वास को तोड़ के अंदर लेते हैं, इसके बदले में यहाँ एक पूरा श्वास जल्दी से अंदर ले लेना है और जोर से मुंह से फोर्सफुली बाहर फेंकना है। इस तरह 2, 4, 5 बार आप करोगे तो आप देखोगे कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस आने वाले थे वो रुक गए हैं, या फिर कोई गलत और विचार आने वाले थे, किसी के प्रति कोई नफरत के विचार आ रहे हैं, तो उसको हम इस तरह यहाँ रोका जा सकता है। पर कहते हैं कि दूसरी भी एक प्रक्रिया है कि सामान्य रूप में तो जहाँ अटेंशन नहीं होता है जिस विचार के प्रति, वहाँ ऑटोमेटिकली ये जो विचार जो है या नेगेटिव है वो अपने आप में वो ब्लर हो जाती है, मंद हो जाती है उसके अंदर, या पिघल जाती है। तो ये टेक्निक को हमें खास ध्यान में रखना है। और जब जब आपको लगे कि भाई इस तरह आप नेगेटिव हो रहे हो, तो आपको खास ये टेक्निक को, और ये तो हमारा अनुभव होता है, हम चाहे हाँ कहें ना कहें, पर दिन में कभी ना कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसी चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती है और वो खींच के ले आती है, और फिर वो जो नेगेटिव मैसेज है पूरा पिक्चर बन जाता है, और फिर वो उसको फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो पोज इस पॉइंट के ऊपर हमें करना है। Mercifully, millions of such negatives are fused and blurred daily. Otherwise, life would become impossible. On the road, in train, in bus, in theater, in restaurant, millions of incoming impulses come in, and millions are mercifully fused and blurred and disintegrate for want of attention.
yet they leave a faint impression, and if any serious attempt is made to recall, the outline may take shape again, but this is possible only if if done in less than 24 hours. अब ये एक कुदरत की एक दया है कि हमारे अंदर ऐसे तो दिन भर में हजारों लाखों ये नेगेटिव इस तरह की डेवलप होती है, क्योंकि जहाँ जैसे ऊपर ही बताया कि जहाँ अटेंशन नहीं है वहाँ ये नेगेटिव फिर डेवलप नहीं होती है। तो हम जैसे कि रास्ता पर से जाते हैं तो हमारा अटेंशन कैसा होता है, ये देखा वो देखा, कोई चीज़ ध्यान से नहीं देखते, कोई अटेंशन पे करके हमें कुछ नहीं हम देखते हैं। या कार में जाते हैं तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हमारी आंखों के आगे से पसार हो जाती हैं। तो यहाँ अटेंशन हमारा हम अटेंशन पे नहीं करते, अटेंशन रखते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव की नेगेटिव ही रहती है, उसका विचार बनता नहीं है। और ये इसलिए ये प्रक्रिया जो कुदरत ने बनाई है वो हमारे लिए आशीर्वाद रूप है। अदरवाइज हर एक इम्पल्स अगर अंदर रजिस्टर होता जाता तो ये संभवित ही नहीं जीना, इतना सारा अंदर फिर इकट्ठा हो जाता कि आदमी जी नहीं पाता। इसलिए ये एक नेचुरल कोर्स के अंदर जो भी हम कहीं भी जाते हैं, रोड पर है, ट्रेन में है, बस में है, थिएटर में है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान जाता है, पर क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होता है इसलिए वो विचार नहीं बनता है और फिर ध्यान पूरा हमारा कंप्लीट जाता नहीं है, इसलिए वो चीज़ फिर ब्लर हो जाती है, वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो ये कुदरत का एक मैकेनिज़्म है और वो मैकेनिज़्म हमारे लिए काम करता है। पर इसके अंदर एक चीज़ है कि क्योंकि थोड़ा सा हमने जो अटेंशन दिया है तो उसकी एक फेंट इम्प्रेशन अंदर पड़ जाती है, एक जैसे कि हल्की सी छाप जो है वो ब्रेन के अंदर पड़ जाती है। और अगर 24 घंटे के अंदर आप इसको याद करना चाहे, अगर जोर लगाओ तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ याद आ जाए। तो कई बार हम कहते हैं ना, हाँ हम रास्ते से पसार होते थे तो कुछ ऐसा देखा था, तो कुछ ऐसा देखा था मतलब कि अंदर एक फेंट इम्प्रेशन है पर वो क्लियर कट नहीं है। तो उसको हम इसको क्लियर कर सकते हैं, इसको रिकॉल कर सकते हैं। बट दिस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय एन इंडिविजुअल टिल वन रीचेस एंड इज फुल्ली एस्टेब्लिश इन 3B। तो ये सारी जो क्रियाएं जो है वो वहाँ जो ये स्थिति 3B की स्थिति के जहाँ थिंकिंग की प्रोसेस के अंदर यूडीएम नहीं है, ऐसी जो स्थिति हमें बनानी है, यूडीएम इन्वॉल्व नहीं है, ऐसी स्थिति बनानी कोई आसान बात नहीं है। और ये लंबे समय करने के बाद हम इसके अंदर फुल्ली एस्टेब्लिश हो सकते हैं। However, it means that even those persons who are as yet not established in 3B stages can yet follow this practice of mind yoga and thus get the benefit। तो यहाँ दिस प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि एक पोज की कि भाई अगर आप 3B के अंदर आप पहुँचे नहीं हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप ये पोज की टेक्निक करो, दूसरी सारी टेक्निक करो और कोई धीरे धीरे करके आप माइंड योग के अंदर एंटर हो जाओगे। तो यहाँ पोज की टेक्निक जो है वो भी मनोयोग के अंदर आती है, जो तावड़िया जी ने पहली मीटिंग के अंदर ही बता दी थी। तो कई बार हमें पता नहीं चलता है, जैसे हम प्रिज्म करते हैं तो प्रिज्म तो ऐसे आँख से करते हैं, पर वो टेक्निक जो है अटेंशन की, माने कि वो माइंड योगा का पार्ट है। तो तावड़िया जी ने दोनों चीज़ दी है, हालांकि वो प्रमुख जो है हमें जो करना है वो ये प्राण योगा की एक्सरसाइज करना है, वो जरूरी है। Those who are established in 3B can close the wall or block refer diagram at taluka consciously whenever so required, thus preventing even the meeting of incoming impulse with identical memory patterns to form recognition, that is
form a thought picture in negative yet memory patterns from 3A or B can still create negative pictures as stated earlier. तो अब ये जो ये 3B की स्थिति के अंदर क्या होता है कि पहली बात तो ये कि इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया, जो पांचों इंद्रिय से वो अब तालुका तक पहुंचता है, पर वो तालुका के अंदर एंटर नहीं होता है, क्योंकि ये जो वाल जो है वो वाल को वहाँ कॉन्शियसली बंद किया जाता है ताकि वो इनकमिंग इम्पल्स अंदर न चला जाए और मेमोरी पैटर्न से मिल न ले। तो मेमोरी पैटर्न भी निकलती नहीं है और इनकमिंग इम्पल्स भी ब्रेन का अंदर के हिस्से में पहुंचता नहीं है। तो ये स्थिति के अंदर क्या होता है कि ये जो है वो थॉट पिक्चर का जो है वो आधा पार्ट बनता है, मतलब पूरी प्रोसेस नहीं बनती है, नेगेटिव जैसे कि अंदर डेवलप होती है। अब क्या हुआ कि मेमोरी तो हमारे अंदर क्या होता है कि कभी मेमोरी तो पड़ी है, तो कभी ऐसा होता है कि इनकमिंग इम्पल्स मेमोरी को नहीं मिलता है, पर जैसे पहले हमने बात की इस तरह वो इसके अंदर से कुछ कुछ मेमोरी निकल के आती है और वहाँ अपने आप में एक नेगेटिव पिक्चर्स क्रिएट होते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ध्यान की गहराई के अंदर भी कुछ इस तरह के नेगेटिव पिक्चर्स बनते रहते हैं, जहाँ कि भाई अब इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न डायरेक्ट मिलते नहीं है और कोई डायरेक्ट पिक्चर नहीं बनता है, पर वो अंदर जो मेमोरी पड़ी है वही वहाँ अंदर की अंदर वो सर्कुलेट होती रहती है ब्रेन के अंदर, और वो इस तरह की नेगेटिव पिक्चर्स बनाते हैं, पर वो एक्चुअल थॉट नहीं बनाते हैं। तो ये 3B के स्टेज के अंदर इतनी ये स्थिति बनती है। बट एज लॉन्ग एज द फ्लोइंग माइंड, द सेल्फ माइंड इज नॉट इन्वॉल्व and does not carry the incoming impulses and identical memory to the front brain registration area and their help to develop the negative into positive thought picture, the negative thought picture so formed on recognition will fuse, blur and be disintegrate, thus preventing any thought form of or picture fully developed to go out at point number 8, that is Agna Chakra, from an individual, and in which case the flowing mind, the self mind, has not been involved with the brain processes which are constant and ceaseless. The actual process takes place in the registration area. तो ये जो पूरी ऊपर की जो बात की है, यहाँ सारांश उन्होंने फिर से बता दिया कि जो अंदर इनकमिंग इम्पल्स आ रहा है और आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न को के साथ मिलता नहीं है या मिलता भी है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन एरिया तक नहीं जाता है। अगर वो दोनों मिलते एक पॉइंट के ऊपर, पर फिर भी वो इसमें अलग अलग प्रोसेस होती है, क्योंकि इनकमिंग इम्पल्स को आप कहाँ रोकते हैं। अगर आप इनकमिंग इम्पल्स को थैलेमस के आगे रोक देते हैं तो वो ब्रेन के ऊपर के हिस्से में जा नहीं पाता है, और उसको फिर क्या होता है कि साइड पर से हमारे जो ब्रेन के दोनों बाजू के हिस्से हैं वहाँ से वो आज्ञा चक्र के ऊपर आता है और वहाँ से निकल जाता है। और इसीलिए वो जो है वो यहाँ अगर इसको मेमोरी पैटर्न कोई मिलती भी है तो भी वो पूरी प्रोसेस जो होती नहीं है, क्योंकि वो दोनों रजिस्ट्रेशन एरिया तक आगे पहुंचते नहीं है। इसका रास्ता जो है वो ब्रेन का उपला हिस्सा है, ब्रेन के जो ऊपर का भाग है जिसको सॉइल कहते हैं ऊपर की, वहाँ से वो वहाँ एक मार्ग है, वहाँ से वो रजिस्ट्रेशन एरिया की ओर जाते हैं। पर क्योंकि यहाँ ये यूडीएम जो है वो प्रेजेंट है और वहाँ इन्वॉल्वमेंट की स्थिति नहीं है, तो ये चीज़ बनती नहीं है, मतलब पूरा विचार वो डेवलप नहीं हो सकता है। तो आगे जो बात की है यही पैराग्राफ में उन्होंने फिर से ये चीज़ बता दी है। एज पर माइंड योगा प्रैक्टिसेस, इफ वन इज एबल टू अचीव द नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड, सेल्फ माइंड, वन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम, रिलैक्सेशन एंड नेचुरलनेस।
अब जब कोई ये स्थिति के ऊपर पहुंचता है, या फिर हम जिसको 3B की स्थिति कहते हैं, यहाँ देखो तावरिया जी माइन योग को ज़्यादातर 3B की स्थिति के साथ जोड़ते हैं। इसलिए हमें ये भी समझना है कि लोग जो सामान्य रूप में मनोयोग या माइंड योग की बात करते हैं वो तो बहुत सिंपल और बहुत लो लेवल की बात है, जो शायद कोई कर सकते हैं थोड़े एफर्ट से छोटा मोटा। पर ये जो यहाँ जो है, यहाँ तो बात ये है कि अंदर जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड अंदर आ रहा है उसकी अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति को में उसको मेंटेन करना है। तो ये 3B की स्थिति हो गई, और ये हम जानते हैं कि कितनी ऊंची स्थिति है। तो तावरिया जी मनोयोग ये 3B की स्थिति को ही कहते हैं, जहाँ वो इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये कोई मनोयोग इनका हिसाब से आसान मनोयोग नहीं है, ये मनोयोग की बहुत ऊंची स्थिति है। और इसीलिए वहाँ क्या होता है कि इक्विलिब्रियम, मतलब कि एक अंदर एक समता का भाव आ जाता है, जो गीता के अंदर बताया ना कि भाई समान समता वाली व्यक्ति कैसी होती है। तो वो लक्षण यहाँ फिर उस व्यक्ति को लागू होते हैं। या फिर उसके अंदर एक रिलैक्सेशन होता है हमेशा है, उसके जो मसल्स है, उसका जो भाव है, सब कुछ रिलैक्स स्थिति में। ऐसे योगी को आप देखोगे तो हमेशा आपको लगेगा कि जैसे हमेशा एक एट ईज है, हमेशा एक रिलैक्स स्थिति के अंदर है, जहाँ कोई उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति होती है। और नेचुरलनेस, वो एक स्वाभाविक एक स्थिति इसके अंदर बनी रहती है। Now is the time for all the individuals of the race of humanity to live like true human beings, and each individual is able to perform and also perform consciously what some rare individuals on some rare occasions were able to perform. That is, time and again consciously separate the brain processes from getting involved with the free flowing universal divine mind, and in such moments of all knowingness to find answers to their own problems or get peace, rest and health. Now this technique can be the common heritage of the entire race. अभी यहाँ एक बहुत ऊंची अपेक्षा रखते हैं हमारे पास, या पूरी जो ह्यूमैनिटी है, कि भाई ह्यूमैनिटी को इस तरह की स्थिति में आ जाना चाहिए कि जहाँ उसका माइंड जो है वो कैसा काम करे, कि जहाँ उसका माइंड इस तरह काम करेगा कि जिसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस के साथ में ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड इन्वॉल्व नहीं है, वो अपने स्टैंड रखती है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, इस तरह की स्थिति में है। और ब्रेन को जो काम करना है वो उसको करने दिया जाता है, क्योंकि साथ साथ में जीना भी होता है। तो जीने के लिए तो थिंकिंग प्रोसेस को चलाना भी जरूरी है, पर खाली अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति के अंदर रहना है। तो फिर एक स्थिति ये बन जाती है कि जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड का जो क्वालिटी है, ऑल नोइंगनेस, वो स्थिति हमारे हर इंडिविजुअल के अंदर भी ये स्थिति बन जाती है। तो इस तरह व्यक्ति को इस स्थिति के ऊपर आना चाहिए, और फिर वहाँ सच्चा उसको पीस, रेस्ट एंड हेल्थ मिल सकती है। ऐसी हेल्थ के जो जिसके अंदर कोई डिसीज़ नहीं है, ऐसा रेस्ट के जो जहाँ कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और ऐसी पीस कि शेयर बाजार में जाए तो भी वो उसकी पीस का भंग नहीं होता है, इस तरह की शांति। तो ये स्थिति बनती है, और उनकी अपेक्षा है कि एक दिन पूरी ह्यूमैनिटी जो है, पूरी जो रेस है, वो उसको इस स्थिति में आना चाहिए। पर ये तो पता नहीं कब इस तरह, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो हमारा एक हेरिटेज है, हमारे जो ऋषि मुनि वो यही करते थे, और ये अगर हम भी अगर ये करते हैं तो एंटायर रेस के लिए भी ये कर सकते हैं, पॉसिबल है, ऐसा उनका कहना है, मानना है। As long as the brain processes will continue ceaselessly and unconsciously, so long will continue ceaselessly and unconsciously the wheel of death and birth. जब तक ये चालू रहेगा सीजलेसली, जो ब्रेन की प्रोसेस जो है, विचारों की प्रक्रिया बिना रुके चालू रहती है, और अभान रूप में अनकॉन्शियसली वो चालू रहती है, जिसका हमें कोई पता भी नहीं, इस तरह वो चलती ही रहती है 24 घंटों।
तो जब तक ये चालू है तब तक समझो कि जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो भी चालू रहेगा। तो उसको जन्म और मृत्यु के साथ जोड़ दिया है कि अगर विचार प्रक्रिया चालू है तो जन्म और मृत्यु भी चालू रहेगा। जिस दिन विचार प्रक्रिया को आप बंद कर सकते हैं या फिर अनइन्वॉल्व की स्थिति में रह सकते हैं, उस दिन विचार ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो भी बंद हो जाएगा। But when consciously one is able to practice this mind yoga, one is able to burn away all fruits of actions and thoughts, and so in the state of all knowingness or in the state of awareness without content, one brings an end to the endless rounds of deaths and births. फिर से यहाँ कहते हैं कि अगर ये चीज़ जो अगर हम कर सकते हैं, कॉन्शियसली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जो हमारा जो कर्म का जो फ्रूट है, कर्म का फ्रूट भी हमें जो कर्म का जो फल आने वाला है उससे भी हम ऊपर उठ जाएंगे। जो कर्म अभी संचित में ही खाली पड़े हैं, जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, ऐसे सारे कर्मों से हम ऊपर उठ जाएंगे और उसका कोई फल भुगतने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति अंदर आएगी और हमेशा ये स्थिति बनेगी तो ऑल नोइंगनेस की जो स्थिति है या अवेयरनेस विदाउट कंटेंट की स्थिति वो हम बरकरार रखेंगे। तो ये तावरिया जी का जो सिस्टम के अंदर था कि भाई साधक जो है वो अगर थोड़ा अभी ऊपर पहुंचा है तो वो 3A के अंदर जिएगा या 3B के अंदर जिएगा। 3A के अंदर क्या है कि उसको जो है वो ये यहाँ स्थिति ऐसी होती है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसके अंदर, पर विचार प्रक्रिया को चालू रखा जाता है। पर 3B की स्थिति के अंदर विचार प्रक्रिया भी बंद हो जाती है क्योंकि वो मेमोरी पैटर्न को मिल नहीं सकती है। तो जैसी उसकी ज़रूरत होती है इस तरह या वो 3A में जिएगा या 3B में जिएगा, तो वो यहाँ इस तरह वो नक्की होता है। आर यू ऑल नाउ अवेयर एज टू वॉट आई एम स्पीकिंग अबाउट? आर यू अवेयर इन विच डायरेक्शन आई एम लीडिंग यू? डू यू रियलाइज दैट इन सिंपल लैंग्वेज आई एम प्लेसिंग बिफोर यू द मोस्ट प्रोफाउंड ट्रूथ as has been taught to me by my worshipful master। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ इन्होंने कि अभी आप समझते हो कि मैं आपको किस दिशा में ले जा रहा हूँ या आपको किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये पूरी चीज़ उन्होंने बहुत साइंटिफिकली ऊपर बता दी कि क्या क्या होता है तब मनोयोग संभवित है। तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर उन्होंने ये चीज़ बता दी, पर ये है तो प्रोफाउंड ट्रूथ है, मतलब गहन सत्य को बहुत सादी भाषा में उन्होंने पूरा साइंस यहाँ समझा दिया, जो कि उनके गुरु उनके जो वर्शिपफुल मास्टर थे, जो पूजनीय, जिसकी पूजा कर सके ऐसे पवित्र जो मेरे गुरु थे, उनके द्वारा जो ये मुझे शिक्षा मिली थी ये मैं आपको बता रहा हूँ और उस दिशा में मैं ले जा रहा हूँ। तो ये माइंड योग जो है, फिर से ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि माइंड योग बहुत ऊंची स्थिति है, जिसको हम नॉर्मल कोर्स में माइंड योग या मनोयोग कहते हैं, वो ये नहीं है। जब तक आप 3A और 3B की स्थिति के अंदर पहुंचते नहीं हो, अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति नहीं आती है, तब तक आपका माइंड योगा शुरू ही नहीं हुआ होता है। तो ये बात गहराई से हमें समझना चाहिए। I am leading you slowly into mind yoga practices. In this, the emphasis is on brain and mind only. We must study these functions from all angles and so be clear in our minds as to what are wrong functions and what are right functions and what are the consequences. तो वो यहाँ जो उनका प्रयत्न है कि माइंड योगा क्या है उसके बारे में वो समझाना चाहते हैं, और माइंड योगा के अंदर ब्रेन और माइंड को ही
के ऊपर ही खास भार दिया गया है। जो ब्रेन है और माइंड है उसका ही उपयोग करना होता है। उसके अंदर हम प्राण की क्रिया ज़्यादातर नहीं करते। प्राण की क्रिया कर ली, अब उसको कोई और प्राण की क्रिया करने की जरूरत नहीं है जब वो 3B की स्थिति में जाता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि इसका जो माइंड योग है उसके सब एंगल से ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए, और कौन से गलत फंक्शन से ब्रेन के, कौन से सही फंक्शन से, और इसके परिणाम क्या आ सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए। तो ये बात से हमें समझना पड़ता है कि भाई ये खाली आंख बंद करके बैठ गए, ध्यान करने लगे, ये सब इसलिए वो कहते थे कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप जो ध्यान कर रहे हो अभी की स्थिति के अंदर, जहाँ आपका विचार भटकता रहता है, दिमाग भटकता रहता है और विचार सीजलेसली बनते रहते हैं, एक के बाद दूसरा बैठे तो विचार करने, ध्यान करने के लिए, पर क्योंकि हमें अब पता नहीं है इसलिए नेगेटिव में से पॉजिटिव बनती रहती है, विचार भाषा के रूप में प्रकट होता रहता है और हम फिर आधा घंटा 1 घंटा बैठ के उठ जाते हैं। तो ये जो है वो ये इसके लिए ये सारी चीज़ें उसको समझना पड़ता है कि ब्रेन के अंदर हकीकत में क्या प्रोसेस होती है। Above all, one must be clear as to their natural individual state and their unnatural state, and then to see that both mind and brain remain in their natural states one at a time as required। तो ये जो है एक ब्रेन माइंड की एक नेचुरल स्टेट है और एक अननेचुरल स्टेट है। तो वो हमें ऑब्जर्वेशन करके हमें देखना चाहिए, पता लगना चाहिए कि अभी हम नेचुरल स्टेट में, जब थिंकिंग प्रोसेस चालू है और इसके अंदर ये यूडीएम या सेल्फ माइंड का इन्वॉल्वमेंट है, तब वो अननेचुरल स्टेट है। और जब हम इस दोनों को अलग कर सकते हैं, मतलब कि थिंकिंग प्रोसेस अपने आप में काम कर रही है और यहाँ जो है यूडीएम जो है वो एक दृष्टा के रूप में यहाँ रहता है, तो ये दो अलग स्थिति है, एक में इन्वॉल्वमेंट है और एक में अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति है। और इसी हिसाब से ये चीज़ नक्की होती है कि कौन से स्टेट के अंदर अभी ये व्यक्ति है। बोथ कैन नॉट ऑफ कोर्स be in their natural states simultaneously, for their natural states are opposite to one another। तो एक के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और दूसरे के अंदर अनइन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों प्रक्रिया एक साथ में तो कैसे हो सकती है? या जो अंदर माइंड आया वो ब्रेन की प्रोसेस के साथ चिपका हुआ है या नहीं चिपका हुआ है, तो दो तो हो नहीं सकता। ये दो अलग चीज़ है और अपोजिट है। अगर ये है तो दूसरी नहीं है और दूसरी है तो ये नहीं है। These basic facts are to be thoroughly grasped, and then the simple technique of mind yoga is to be followed. It is so simple that after making use of this practice for a number of times, it becomes second nature for one to be either in the natural state of mind or in the natural state of brain processes as and when desired, and to prevent the natural state of brain processes from going on needlessly, to switch over the function in the natural state of mind। अब यहाँ ये जो दो प्रक्रिया फिर से जो हमने देखी ना ऊपर, उसकी ये यहाँ फिर से बात कर रहे हैं कि भाई ये हकीकत को पहले तो हमें अच्छी तरह ग्रास्प कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए ये टेक्निक क्या है, मतलब कि ये किस तरह माइंड को अनइन्वॉल्व करना है। टेक्निक इतनी ही है कि माइंड को किस तरह अनइन्वॉल्व किया जाता है ब्रेन प्रोसेस से। तो वो अगर आप सीख जाते हैं या इसके आपके अंदर ये गतित होती है, तो फिर धीरे धीरे करके ये प्रैक्टिस जो है वो आपका नेचर बन जाएगी, सेकंड नेचर बन जाएगी। मतलब कि आप जब चाहे तब वो स्थिति के अंदर आप जा पाओगे। तो आपको लगता है कि अभी ब्रेन प्रोसेस की ज़रूरत है, जैसे कि आप संसार में हो, कोई कामकाज में हो और ब्रेन प्रोसेस को भी
चालू रखने देना ज़रूरी है। तो आप उसको होने देते हैं कि ब्रेन प्रोसेस अभी चालू है और उसके द्वारा जो कोई विचार करने की ज़रूरत है वो विचार प्रक्रिया चालू है। और जब ये नहीं है तो उसको जो जो अतुट विचार की प्रक्रिया चालू है उसको आप बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं मतलब इससे आप परे हो जाते हैं। विचार तो अपने आप में चालू रहेंगे क्योंकि वो मशीन है, उसको बंद नहीं किया जाता है, वो अपने आप में चालू रहे। पर आप जो है, हमारा जो बीइंग है, वो इससे अलग हो जाता है। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी अभी विचार चालू है कि नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो इन्वॉल्वमेंट का है। हम जब इन्वॉल्व होते हैं तो वही तो सबके बड़ा प्रॉब्लम है। अब जब इन्वॉल्वमेंट नहीं है और विचार अंदर चल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह की स्थिति को हमें निर्माण करना है। और फिर वो योगी चाहे वो दोनों में से एक स्थिति में, वही 3A और 3B की स्थिति है। जब चाहे वो ब्रेन प्रोसेस में उसको उसके अंदर उसकी उपयोगिता ज़रूरी है तो उसके साथ में रहकर वो करेगा, वो 3A की स्थिति है। और फिर थिंकिंग प्रोसेस को बिल्कुल बंद कर देगा तो वो जो है वो 3B की स्थिति है। It will soon cease to be a technique and will form a part of your very self. The idea, of course, is to remain as often and as long as possible in the natural state of the mind and prevent the endless, ceaseless modifications of the brain processes. तो ये जो है वो जैसे जैसे हम करते जाएंगे इस टेक्निक को, जितने भी हो सकेगी, तो वो हमारे एक सेल्फ का भाग ही बन जाएगा, हमारा एक भाग बन जाएगा। और वो अगर वो बार बार वो होती है और या हम बार बार ये नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहते हैं और नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर विचार प्रक्रिया को हम बंद कर सकते हैं, तो ये क्रिया जो है वो हमें करनी चाहिए। इस टेक्निक को ये मनोयोग का हम यहाँ उपयोग करते हैं। तो मनोयोग के अंदर थिंकिंग प्रोसेस को महत्व नहीं देते हैं और जो मॉडिफिकेशंस मतलब चित्त वृत्ति जो बनती रहती है वो विचित्र वृत्ति का निरोध किया जाता है यहाँ अगर। और ये जो है वो दृष्टा की स्थिति, जैसे योग सूत्र के अंदर आता है योग चित्त वृत्ति निरोध और बाद में दृष्टा स्वरूप अवस्थानम। तो दृष्टा जो है वो अभी वहाँ जो दृष्टा है मतलब ये जो UDM जो है जो 3B की स्थिति में जो मेंटेन कर रहा है वो दृष्टा है। UDM जो है वो खुद ही हमारे अंदर दृष्टा है और यहाँ चित्तवृत्ति का निरोध हो गया है। तो इसको जितना हो सके इतना लंबे समय तक इसको करते रहना चाहिए। To be in the world and lead a normal life and yet to be so firmly established in the state dharana is the very apex or height of achievement. तो अगर ये धारणा की स्थिति, ये 2B की या 3B की स्थिति हम कहते हैं ना, वही धारणा की स्थिति है और वो एक हाईएस्ट अचीवमेंट है, एक उत्तम कक्षा की एक सिद्धि हमारे अंदर ये डेवलप हो जाती है अगर हम जीते हैं। और यहाँ क्या है कि नॉर्मल लाइफ भी हमारी चालू है और फिर साथ साथ के अंदर ये धारणा की स्थिति के अंदर भी हम रहते हैं। तो छोड़ के नहीं जाना है और खाली जो है वो ये अनइन्वॉल्व की स्थिति को अगर हम बरकरार रख सकते हैं तो वो स्थिति ये हाईएस्ट अचीवमेंट है। All the wrong talks about food, race, running away from the duties of day-to-day life in the name of renouncing life is to cheat ourselves first and then later to cheat others. तो अगर वो कोई हम जो करते हैं ना कि भाई ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाने से तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, ये हमारे आध्यात्मिकता खत्म हो जाएगी, या कोई पर्टिकुलर टाइप का ही ड्रेस पहनना है। हर धर्म के अंदर कुछ लोग जो है खास करके पादरी पुरोहित वगैरह कुछ पर्टिकुलर ड्रेस पहनते हैं और जो संसार की जो जिम्मेदारी है उसको छोड़ के उससे भाग से कहते हैं कि रिनाउंसिंग लाइफ हम जी रहे हैं।
तो वो रिनाउंसिंग लाइफ मतलब त्याग का जीवन, वो कोई त्याग का जीवन है ही नहीं। जब तक हम नॉर्मल लाइफ नहीं जीते हैं तो वो त्याग का जीवन नहीं होता है। और इस तरह हम अपने आप को पहले तो चीट करते हैं, अपने आप को हम मूर्ख बनाते हैं और साथ में दूसरों को भी इस तरह हम मूर्ख बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो रियल रिनाउंसमेंट तो यही है कि अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाहे हम महल में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, पर ये महल के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा जीव जो है वो कहीं चिपकता नहीं है। ऐसी जो स्थिति बनती है वही वो एक एपेक्स या एक हाइट है हमारा अचीवमेंट की। तो यहाँ रुकते हैं।